हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 20 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए, उस्ताद बिंदा खान की बात कर ले तो ये जो आपके सारंगी वादक थे, तो सारंगी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मशहूर सारंगी वादक की बात कर ले तो देखिए, राम नारायण, सुल्तान खान, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, अहमद खान, गुलाब सबीर खान, गोपाल मिश्र और सबरी खान, इन सभी का जो संबंध है ना ये सारंगी वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गांधी इरविन समझौता ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसी समझौते के बाद जो है गांधी जी जो है कांग्रेस के तरफ से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में जो वो भाग लिए थे। तो 5 मार्च 1931 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में जो है पूना पैक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका पूना पैक्ट हुआ था ना ये आपका 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, आपका यहाँ पर ये बात आ गई है समझौते के बारे में। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन की अब बात आई गई है। तो देखिए, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना वो आपका 1930 में हुआ था और आपके जो है 3 जो है गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किए गए थे और तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन है ना ये आपका लंदन में आयोजित किया गया था और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में मात्र जो है भारत की तरफ से जो है भाग लेने वाले कौन थे, तो ये आपके भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और तीनों ही जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना और इसकी जो अध्यक्षता है ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले तो ये आपका 1931 में हुआ था और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये आपका 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के साथ कितने देश जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ जो है आपके टोटल 9 देश जो है आपके सीमा साझा करते हैं, जिसमें 7 जो देश है ना ये आपके भूमि सीमा साझा करते हैं और 2 जो देश है ना ये आपके जल की सीमा जो है वो साझा करते हैं। और वो 2 देश कौन कौन से हैं, तो पहला आपका श्रीलंका और सेकंड आपका मालदीव। ये 2 देश जो है आपके जल की सीमा जो है वो साझा करते हैं। तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में जो है यहाँ पर सीमा की जो लंबाई पूछी जाती है। तो देखिए, भारत के भूमि सीमा की जो लंबाई है ना ये आपके 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर तट रेखा यानी जलीय सीमा की बात कर ले तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना वो आपका 7,515 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के 7 भूमि सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो देखिए ये जो आपका पहला देश है वो आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है कितने किलोमीटर की जो है भूमि सीमा साझा करता है, तो ये जो आपका 4,096 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। दूसरा जो देश है वो आपका भूटान देश है। भूटान जो है ये आपका 578 किलोमीटर जो है भूमि सीमा साझा करता है। चीन जो है ये आपका 3,488 किलोमीटर की भूमि सीमा साझा करता है। म्यांमार जो है ये आपका 1,643 किलोमीटर की जो है भूमि सीमा साझा करता है। नेपाल की बात कर ले तो ये आपका 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात कर ले तो ये आपका 3,323 किलोमीटर की जो है भूमि सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की बात कर ले तो ये आपका 106 किलोमीटर की जो है भूमि सीमा साझा करता है। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे लंबी जो है भूमि सीमा कौन सा देश जो है वो साझा करता है। तो देखिए, भारत के साथ सबसे लंबी जो भूमि सीमा जो साझा करता है ना ये आपका बांग्लादेश करता है। बांग्लादेश की जो किलोमीटर है वो आपका 4,096 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय मूल की 2022 में ब्रिटेन की गृह मंत्री जो है ये कौन बनी थी। तो देखिए भारतीय मूल की 2022 में जो ब्रिटेन की गृह मंत्री है ना, ये आपके सुएला ब्रेवरमैन बनी थी। तो सुएला ब्रेवरमैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मैसूर दशहरा ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मैसूर दशहरा है ना, ये आपके कर्नाटक राज्य में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला जो है 10 दिवसीय त्यौहार है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर राज्य नहीं, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था कि किस केंद्र शासित प्रदेश का पुरुष साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश रहा था ना, ये आपका लक्षद्वीप रहा था। लक्षद्वीप का जो साक्षरता दर रहा था ओवरऑल वो आपका 91.85% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो 95.56% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है ये आपका 87.95% रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका पार्टिकुलर यूटी के बारे में पूछा गया था। अगर ओवरऑल पूछा जाए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा था, तो पहले स्थान पे जो आपका केरल रहा था। केरल का जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 94% रहा था। वहीं अगर भारत की साक्षरता दर की बात कर ले तो देखिए भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना, वो 74.04% रहा था। पुरुष का जो साक्षरता दर है वो आपका 82.14% रहा था और महिला की जो साक्षरता दर है वो आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT जो है स्थापित किए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 1956 में जो है आपके भारत में 5 IIT जो है स्थापित किए गए थे, यानी शुरू किए गए थे। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पहली पंचवर्षीय योजना की जो है अवधि काल कब से कब तक रहा था। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना, ये आपका 1951 से लेकर जो है 1956 तक रहा था और इस पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष रहे थे ना, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे और इनके जो उपाध्यक्ष है ये आपके गुलजारी लाल नंदा रहे थे। इसके अलावा बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य यानी इसका उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा था ना, वो कृषि के विकास पर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने % की जो लक्ष्य जो वो रखा गया था। तो देखिए इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था ना, वो 2.1% का रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि हुई थी यानी वास्तविक जो आपका पाया गया था वो आपका 3.6% जो है वो पाया गया था। यानी ये जो आपका पंचवर्षीय यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना, वो आपका सफल रहा था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना ये जो है किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपके हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है खोले गए थे। तो ये जो आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है इसे शुरू किया गया था। तो यहाँ से भी जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति का संबंध ये जो है किससे है। तो देखिए हरित क्रांति की बात कर ले तो ये जो आपके अनाज के फसल के उत्पादन से संबंधित है। तो अनाज की फसल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस फसल ने जो है भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर जो है वो देखा गया था। तो देखिए हरित क्रांति के कारण जो आपका गेहूं फसल था ना, इसमें के उत्पादन में जो है सबसे अधिकतम वृद्धि जो है वो देखा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है। तो देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो जाना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग ये जो है किस देश के निवासी थे। तो ये जो आपके अमेरिका देश के निवासी थे। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो देखिए विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1960 के दशक में मैक्सिको देश से जो है इसे शुरू किया गया था।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को जो है HYVS सीड्स को विकसित करने के लिए जो है इनके कार्य के लिए इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार भी जो वो प्रदान किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉर्मन बोरलॉग को जो है किसको विकसित करने के लिए जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए HYVS सीड्स को विकसित करने के लिए जो है 1970 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी जो है वो प्रदान किया गया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके MS स्वामीनाथन जी को जो है वो जाना जाता है। और MS स्वामीनाथन जी को जो है 2024 का जो है भारत रत्न पुरस्कार भी जो है वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हरित क्रांति शब्द का जो सबसे पहले जो ये किसने गढ़ा था, तो देखिए हरित क्रांति शब्द को जो सबसे पहले है ना ये डॉक्टर विलियम गोडे ने जो है वो गढ़ा था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये आपके 1967-68 में हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो ये आपका पंजाब से हुआ था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 ये जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर जो है आपका कितना पुराना जो है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 जो है ये आपके मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था। तो काहिरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये था ना क्योंकि इसमें भारतीय टीम जो है पदक तालिका में जो है ये पहले स्थान पर रहा था, यानी शीर्ष पर रहा था। और भारत के द्वारा जो है इसमें आपके जो टोटल 7 पदक जीते गए थे, जिसमें 4 जो है गोल्ड मेडल जीता गया था, 2 जो है वो आपका सिल्वर मेडल जीता गया था और 1 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी ये जो है कितने शहरों में की गई थी। तो देखिए जो आपका 2023 का जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ना इसका जो आपका 37वां संस्करण था और ये जो आपका गोवा राज्य में आयोजित किया गया था। और इसमें गोवा के जो है आपके 5 शहरों में आयोजित किया गया था। तो अगर शहर पूछा गया था तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस राज्य में अगर पूछा गया था तो फिर आपका गोवा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में जो पहले स्थान पे आपका राज्य रहा था ये आपका महाराष्ट्र रहा था। महाराष्ट्र के द्वारा जो टोटल 228 पदक जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका सर्विसेज की टीम रहा था और तीसरे स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका 37वां राष्ट्रीय खेल। अगर 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाए तो देखिए 36वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका 2022 में आपका जो है गुजरात राज्य में किया गया था। और गुजरात राज्य के कितने शहरों में किया गया था, तो इसे जो है आपका गुजरात राज्य के 6 शहरों में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य कौन सा है जो पुरुषों द्वारा महिला भेष में ढोलक और नगाड़ों के साथ जो वो किया जाता है। तो देखिए बुंदेलखंड का जो एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है इसका नाम है आपका राई नृत्य, जो कि आपका पुरुषों द्वारा महिला भेष में जो है ढोलक और नगाड़ों के साथ जो वो किया जाता है। तो राई नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राई नृत्य है ना ये मध्य प्रदेश में बेदिया जनजाति के द्वारा भी जो है इस नृत्य को जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। अगर जनजाति पूछा जाए तो ये आपका बेदिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गौतम बुद्ध से संबंधित आपके जो है कथन से प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपका 2 कथन जो है वो दिया गया था। तो दोनों कथन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन एक जो आपका जन्म से रिलेटेड पूछा गया था और दूसरा जो है उनका कुल यानी वंश के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना ये आपके 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये तो आपका सही होगा, लेकिन अगर 563 ईसा पूर्व नहीं दिया गया जन्म के बारे में तो पहला ऑप्शन जो आपका वो गलत हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की ओर देखें तो देखिए गौतम बुद्ध जो ये आपके किस वंश से संबंधित है, तो ये जो आपके शाक्य वंश यानी शाक्य कुल में जो इनका जन्म हुआ था। तो अगर शाक्य कुल दिया गया था तो शाक्य कुल दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले गौतम बुद्ध का निधन ये जो है कब हुआ था, तो देखिए गौतम बुद्ध का जो निधन है ना ये आपके 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था, तो ये 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर ये कहाँ पर है वर्तमान में, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और देखिए इनके निधन की ही घटना को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा बात कर ले गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो देखिए गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो सुद्धोधन था और इनकी माता का जो नाम था ना वो माया देवी था। इसके अलावा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में जो है अपना गृह त्याग दिए थे, जिसे गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण भी जो है वो कहा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में जो है अपने घर को जो वो तपस्वी का जीवन जीने के लिए जो है अपने घर को जो वो त्याग दिए थे। इसके अलावा बात कर ले गौतम बुद्ध ये जो है किस नदी के तट पर अपना ज्ञान प्राप्त किए थे। तो देखिए गौतम बुद्ध जो है बोध गया में निरंजना नदी के तट पर जो है ये अपने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारतीय मूल के किस मुख्य न्यायाधीश ने जो है 2023 में सिंगापुर के राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाए हैं। तो देखिए भारतीय मूल के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन ने जो है सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के थर्मन सन मुगरत्नम को जो है ये 9वें राष्ट्रपति के रूप में जो वो शपथ दिलाए हैं। तो अगर मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा गया था तो सुंदरेश मेनन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं ना 9वें राष्ट्रपति, ये भी आपके भारतीय मूल के ही निवासी हैं, जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है थर्मन मुगरत्नम। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है आगे की शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि टेबल टेनिस गेम का स्कोर अगर 10-10 पर हो जाता है तो उसके बाद जो है वो क्या होता है। तो देखिए टेबल टेनिस गेम में अगर स्कोर 10-10 हो जाता है ना तो उसे तो सबसे पहले आपका ड्यूस जो है वो कहा जाता है। तो अगर ड्यूस ऑप्शन में दिया गया था तो ड्यूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर ड्यूस नहीं दिया गया तो फिर 2 पॉइंट आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब टेबल टेनिस का गेम होता है ना उसमें आपको 11 अंक जो है प्राप्त करना होता है। लेकिन जब 10-10 पे अगर कोई खिलाड़ी अगर दोनों खिलाड़ी आ जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि प्रत्येक खिलाड़ी को जो है एक सर्व मिलता है और यह तब तक बदलता रहता है जब तक किसी एक खिलाड़ी को जो है 2 अंक की बढ़त जो है वो नहीं मिल जाती है। अगर 2 अंक की बढ़त किसी खिलाड़ी को मिल जाता है तो वह जो है गेम को जो है वो जीत लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मौलिक अधिकार से संबंधित आया था। एग्जैक्ट मुझे प्रश्न बच्चों द्वारा मिल नहीं पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो है मतलब कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकार आपातकाल में जो है निलंबित नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार ये जो आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 के अंतर्गत आता है और इसमें आपके जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो है ये आपके जो है सभी अनुच्छेद जो होते हैं ना वो आपके आपातकाल में निलंबित हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपके अनुच्छेद 20 और 21 जो है ना ये निलंबित नहीं होते हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो 20 और 21 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका फिर से रिपीट प्रश्न है कि लिएंडर पेस ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए लिएंडर पेस की बात कर ले तो ये आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर हिंदी की बात कर ले तो देखिए कृष्ण का जो प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए कृष्ण का जो प्रवाचित शब्द होता है ना ये आपके विष्णु, राम, श्याम, मनमोहन, मोहन, माखन चोर, मधुसूदन, कान्हा ये सभी जो होते हैं कृष्ण के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अवनत का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अवनत का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका उन्नत होता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो देखिए मूल्यह्रास शब्द से जो है आपका कोई प्रश्न आया था, एग्जैक्ट बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके जो है वो जरूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।